हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले इस चैप्टर के, यानी इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और सीबीएसई ने जो नया सिलेबस तैयार किया है 2022 और 2023 को लेकर, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। यानी इस वीडियो में इस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं, वो सारी आपको बताने वाले हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों इस चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा और इस चैप्टर आपको कभी भी भूलेगा नहीं दोस्तों। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक जो परिवर्तन हुए, जो परिवर्तन काल चला, उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी, ठीक है, कौन कौन से राज्यों को उद्भव हुआ, कौन कौन से राज्यों का पतन हुआ, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बाद लगभग 1500 वर्षों तक या उसके बाद देखेंगे तो उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में बहुत सारे परिवर्तन हुए, ठीक है, नए धर्मों का उदय भी होता है। और अगर हम बात करें तो उपमहाद्वीप के हिस्सों में तो यहां पर वेदों की रचना की गई, ठीक है, वेदों की रचना की गई। अब वेदों की रचना क्या की गई, कौन कौन से वेद रचना किए गए दोस्तों, तो वो थे दोस्तों ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद और सामवेद। इन वेदों की रचना इस काल के दौरान की गई, यानी इसीलिए इसे वैदिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में वेदों की रचना की गई, ठीक है। और इसी ऋग्वेद में हमने दोस्तों सबसे पहली बार देखा कि 4 वर्णों का जिक्र किया गया उसके बारे में, यानी वर्ग विभाजन की शुरुआत भी इसके बाद की गई। तो वर्ग, हम 4 वर्णों का अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, ठीक है दोस्तों, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र, ठीक है, इन 4 वर्णों की बात भी इस ऋग्वेद में की गई है, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, क्षत्रिय जो है वो ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, वैश्य जो ब्रह्मा के उदर यानी पेट से उत्पन्न हुआ है, और शूद्र जो है ब्रह्मा के जांघ से उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण का क्या काम निश्चित किया गया, यहाँ पर ब्राह्मण का काम निश्चित किया गया था कि वेद पढ़ना, वेद को पढ़ाना, समझाना, मंत्रों को उच्चारण करना, दान और दक्षिणा लेना। यहाँ क्षत्रिय का काम क्या था, क्षत्रिय का काम था राज्य की रक्षा करना और ब्राह्मण को दान देना, दक्षिणा देना। वैश्य का काम था, वैश्य का काम था व्यापार करना और क्षत्रिय को और ब्राह्मण को दान देना। और शूद्र का काम था यहाँ पर तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इस तरह से यहाँ पर शूद्रों को इस ऋग्वेद के अनुसार सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। तो इस तरह से परिवर्तन होते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों जब ब्राह्मणीय धर्म में या ब्राह्मणीय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा आडंबर, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अनेक प्रकार से बहुत पुरानी चीज़ें आ जाती, जिससे जो ब्राह्मणीय धर्म वो काफ़ी नीचे हो जाता है। उसके बाद उसी के आधार पर इसी क्षत्रिय या ब्राह्मण धर्म से निकल कर 2 नए धर्मों की उत्पत्ति होती, जिसे हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहते हैं। तो ये एक परिवर्तन का दौर था, इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 नए धर्मों की उत्पत्ति भी हुई। और यही वो दौर था दोस्तों जब हमने लिपियों को पढ़ना शुरू किया। 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने पहली बार जो है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा और उसके बाद हमें इन साम्राज्यों के बारे में पता चला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक एक करके मैं दोस्तों क्या क्या चीजें हमें पढ़ना वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है प्रियदर्शी, ये प्रिंसेस, ठीक है। तो जो अभिलेख पाए गए हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में, वहां पर प्रियदर्शी और जो है देवानिप्रिय का जिक्र किया गया। यहाँ पर प्रियदर्शी दोस्तों किसको कहा गया है, अशोक को कहा, क्योंकि अशोक बहुत महान सम्राट था। अशोक को प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का मतलब होता है दोस्तों क्या, सुंदर मुख आकृति वाला, जहाँ सुंदर मुख वाला प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक का क्या कहा गया अभिलेखों में, प्रियदर्शी, ठीक है, सुंदर मुख वाला। इसी प्रकार से देवानाप्रिय कहा, क्या कहा गया है, देवानाप्रिय, यानी देवों का प्रिय भी कहा गया है। तो ये अशोक के नामों का जिक्र किया गया है, कहां पर, अभिलेखों में। अब अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख दोस्तों अगर हम बताएं, अभिलेख, ठीक है,
अभिलेख उसे कहा जाता है जो पत्थरों पर, ठीक है, शिलालेखों पर, ठीक है, बर्तनों पर लिखे गए, गोदे गए हैं, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। अशोक वो पहला शासक है जिसने अपने बारे में इन प्रकार के स्तंभों पर, अभिलेखों पर लिखवाना शुरू किया। ठीक है, तो पहला शासक कौन है? अशोक है, जिसने अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत करी और जिसको सबसे पहली बार 1838 में किसने पढ़ा था? 1838 में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेस, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ना, यानी पहली बार पढ़ने के काम उसने किया। तो प्रियदर्शी यहाँ पर कहा गया, अशोक को कहा गया है। प्रारंभिक राज्य की बात करें दोस्तों, तो इस प्रारंभिक राज्य में अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना है कि 16 महाजनपद, 16 महाजनपद कौन कौन से थे दोस्तों? अगर हम बात करें तो इन 16 महाजनपद में, इन 16 महाजनपद में जनपदों की अगर हम बात करें तो वज्जी, कुरु, पांचाल, अवंती, मगध, इंद्रप्रस्थ, ठीक है दोस्तों, ठीक है, और भी अनेक प्रकार के 16 महाजनपद थे। बट इन 16 महाजनपदों में जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जनपद था वो था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। अब मगध शक्तिशाली क्यों था ये भी हमें पढ़ना है। मगध शक्तिशाली क्यों था? तो मगध शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि जो मगध है दोस्तों, मगध की अगर हम बात करें तो आधुनिक जो बिहार है उसे मगध के नाम से जाना जाता था। आधुनिक बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध की जो राजधानी, जो सबसे पहली राजधानी थी, मगध की सबसे पहली राजधानी राजगाह, जिसे राजगीर और राजगीर अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना है। मगध की दूसरी राजधानी क्या बनी दोस्तों? पाटलिपुत्र। क्या बनी? पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र जो है मगध की दूसरी राजधानी बनी, जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। अब मगध इतना शक्तिशाली क्यों था? तो मगध इतना शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि मगध के जो है एक नदी के पास बसा हुआ था, गंगा नदी बहती थी यहाँ पर, और जो नदी थी तो दोस्तों नदियों के माध्यम से व्यापार करना आसान था। और नदी के आसपास जो जमीनें होती है ना वो बहुत उपजाऊ होती हैं, राइट, बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे वर्तमान देखेंगे कि जब आप खेत देखते हैं, जो नदी के पास खेत होता है, तालाब के पास खेत होता है, नहर के पास खेत होता है, उसकी मिट्टी काफ़ी उर्वरक होती है। अब जब मिट्टी उर्वरक होती है तो उत्पादन ही बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक कारण था मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का। इसके आसपास दोस्तों देखेंगे तो मगध के आसपास जंगल थे, तो इन जंगलों से मगध साम्राज्य में जो हाथियां और जानवर भी मिल जाते थे जो सेना में प्रयोग में लाए जाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्राचीन मगध में झारखंड भी शामिल था, ठीक है, तो आप देखेंगे तो झारखंड में अब वर्तमान भी वहां पर कोयले की खाने हैं, लोहे की खदानें हैं। तो कोयले और लोहे की खदानें से, लोहे से वहां पर क्या औजार बनाए जाते थे। तो इस वजह से जो है इन तमाम चीजों की वजह से मगध काफी ज्यादा शक्तिशाली था। और मगध के जो शासक थे, चाहे वो अजातशत्रु हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे दोस्तों महापद्मानंद हो, इन्होंने भी मगध को काफ़ी शक्तिशाली बनाए रखने में अपना योगदान दिया। तो इस बारे में हम भी जिक्र करेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में। इसके बाद दोस्तों, ठीक है, हमने 16 महाजनपद देखा। अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों वह है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य क्या था दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य, माफ कीजिएगा, ठीक है, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति, जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 321 ईसा पूर्व में। 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है। और इस संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 321 ईसा पूर्व में। और अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो कौन कौन से स्रोत हैं जिस स्रोत के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो सबसे पहला स्रोत है दोस्तों मेगास्थनीज। क्या है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। तो इस इंडिका के पढ़ने के बाद, मेगास्थनीज जो इंडिका थी उसको पढ़ने के बाद हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा स्रोत है मौर्य साम्राज्य को जानने और समझने का, वह है दोस्तों अर्थशास्त्र। किसका है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? चाणक्य। आप इसे चाणक्य कह लीजिए, आप इसे दोस्तों विष्णुगुप्त कह लीजिए, ठीक है, आप इसे विष्णुगुप्त कह लीजिए, और या आप इसे कौटिल्य कह लीजिए, ठीक है, तीनों इसी के नाम है। चाहे वो चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, सभी
इन्हीं के रचना अर्थशास्त्र, और जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे, ठीक है, और मंत्री थे, माफ कीजिएगा, और उन्होंने ही मौर्य को राजा बनने में, साम्राज्य को स्थापित करने में काफी योगदान दिया था, ठीक है, इसमें पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर जो निकाय है, इस ग्रंथ में दोस्तों में पढ़ने से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, उसका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है दोस्तों? त्रिपिटक। त्रिपिटक, ठीक है। इस त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उसमें है विनय पिटक, सबसे पहले आता है विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक, ठीक है, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा दोस्तों अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये सारी स्रोत हैं। इन स्रोतों के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में और तो और हमें 16 महाजनपद के बारे में इन्हीं चीज़ों से या इन्हीं स्रोतों से पता चलता है। कंप्लीट हम बात करेंगे अपने वीडियो के अंदर, जो पार्ट 2 आएगा इस वीडियो को दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, या अब हम बात करेंगे जो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र थे। तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से दोस्तों? तक्षशिला। कौन थे दोस्तों? यहां पर हम तक्षशिला की बात करेंगे, ठीक है, तक्षशिला था। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन था? उज्जैनी। कौन थे दोस्तों? उज्जैनी। तीसरी अगर हम बात करें तोसिल, ठीक है दोस्तों, तोसिल। और चौथा क्या है? सुवर्णगिरी, ठीक है। ये 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्र किसके थे? मौर्य साम्राज्य के। तक्षशिला की बात करें वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। उज्जैनी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश, तोसिल मध्य प्रदेश, और सुवर्णगिरी अगर हम बात करें सोने खान कर्नाटक। तो ये इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इतना व्यवस्थित किस प्रकार था, सभी चीज़ें हम अपने हर पार्ट में करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। और इस पार्ट में कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा हमें पढ़ना क्या है। आई थिंक आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कितना महत्वपूर्ण था, हमने देखा ही। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों सोने के सिक्के, है ना, सोने के सिक्के कब चलाए गए? तो प्रथम सोने के सिक्के का अगर हम बात करें तो कुषाण शासकों ने, ठीक है, ठीक, कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि के पढ़ने का जो स्थिति हो गया, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि किसने पढ़ा? तो यह जेम्स प्रिंसेप्स। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख थे वो किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे, ठीक है। लिपि में कौन थे? तो खरोष्टी लिपि में थे। इस तरह से तमाम चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है दोस्तों। सरदार और सरदारी क्या होती है, ये इन सभी चीज़ों का जिक्र भी हम करने वाले, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहला सिक्का क्या था? तो सबसे पहला जो सिक्का चलाया गया तो सिक्को क्या कहा जाता है? उसे आहत सिक्के कहा गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आहत सिक्कों के बाद चित्र वाला जो सबसे पहला सिक्का था, चित्र वाला जिसमें चित्र अंकित किए गए, वो चित्र वाला सिक्का चलाया गया था किसने? यूनानी शासकों ने चित्र वाला सिक्का चलाया था। इस प्रकार से शीशे सिक्के किसने चलाए, वो सारी चीज़ें हम जिक्र करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरह से इस चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।